हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियासु का जो क्यूओस टावर होता है वो ब्लैक स्वॉर्ड को देखते ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, लगता है कि आप इस टूटी हुई स्वॉर्ड में ना काफी इंटरेस्टेड हो, आपको ना इसके लिए बिड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मेरे गेस्ट है, इसी वजह से ये मैं आपको गिफ्ट करती हूँ। जियासु बोल रहा होता है, आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट सू। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, यंग मास्टर जियासु, आपको ना इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अब जो यहाँ पे चीज आने वाली है ना वो पूरे के पूरे इवेंट की सबसे मेन चीज है। हम देखते हैं तिजोरी में बंद करते हुए आर्टिफैक्ट आ गया होता है। होस्ट बोल रही होती है, हमारा अगला आर्टिफैक्ट है जुआन लेवल का मार्शल आर्ट, इसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 7 स्ट्राइक। शॉक्ड होते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये एक जुआन लेवल की टेक्निक है? सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी फैमिलीज के पास में ऐसी पावरफुल टेक्निक्स होती है, शायद ही हमारे सिटी के ना टॉप 4 फैमिलीज के पास में भी ये होगा। लियो यांग बोल रहा होता है, सच में जो 1/टेबल कंपनी वाले हैं ना वो काफी आगे निकल चुके हैं, लगा नहीं था कि वो लोग यहाँ पे इतनी बड़ी चीज को सामने लेके आएंगे। होस्ट बोल रही होती है, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 स्ट्राइक की जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो है 50,000 स्पिरिट स्टोन। 50,000 सुनते वहाँ पे सारे बंदों के मुंह उतर गए होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 50,000 स्पिरिट स्टोन तो बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं तो गरीब हूँ, इस ऑप्शन में लगता है कि हमारे तो कुछ है ही नहीं। तभी मो फैमिली के पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं, मैं इसके लिए 60,000 दूंगा। गरीब बंदा बोल रहा होता है, मेरे को लगा ही था कि 4 बड़ी फैमिली में से एक फैमिली के हेड यहाँ पे आएंगे, लगता है कि ये मार्शल आर्ट टेक्निक ना बहुत ही कमाल की है। लियो यांग बोल रहा होता है, अंकल मो आखिर आप इतनी कमाल की टेक्निक के लिए इतनी छोटी सी बिट कैसे कर सकते हो, आप तो बस यहाँ पे खुद का मजाक उड़ा रहे हो। पैट्रियार्क मो बोल रहे होते, लियो यांग तू ना अपना मुंह बंद कर ले, तुझ जैसे एरोगेंट बच्चे से ना मुझे बात नहीं करनी। लियो यांग बोल रहा होता है, अंकल मैं इसी वजह से एरोगेंट हूँ ना क्योंकि मेरी फैमिली आपकी फैमिली से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर पैसे की बात कही जाए ना तो फिर मैं इस टेक्निक के लिए 1 लाख बिड कर रहा हूँ। शॉक्ड होते हुए पैट्रियार्क मो बोल रहे होते, क्या 1 लाख स्टोन्स? लियो यांग बोल रहा होता है, अगर लियो फैमिली किसी भी चीज के ऊपर एक बार हाथ रख देना तो वो चीज लियो फैमिली की हो जाती है, फिर हमसे वो चीज ना गॉड ऑफ वेल्थ में नहीं छीन सकते। तभी जियासु वहाँ पे 1,40,000 की बिड कर देता है। होस्ट बोल रही होती है, रूम नंबर 1 से 1,40,000 की बिड आई है। सारे बंदे बोल रहे होते, रूम नंबर 1 में है कौन? इतनी ज्यादा वेल्थ ना 4 बड़ी फैमिली के पास में भी नहीं है जितना कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन में उड़ा रहा है। गुस्सा करते हुए लूटिना बोल रही होती है, ये कमीना फिर से हमारे हाथ से ना हमारा आइटम लेके चला गया। लियो यांग बोल रहा होता है, सिस्टर इस बंदे ने ना 1,40,000 की बिड कर दी है, ये हमारी फैमिली का ना तकरीबन 3 साल का इनकम है, अगर हम लोगों ने इससे ज्यादा बिड कर दी ना तो फिर हमारे डैड को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। टीना बोल रही होती है, ठीक है फिर बैक ऑफ कर जाओ। टीना सोच रही होती है, इस बंदे की बिड को देख के लग रहा है ना कि इसके पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, और अगर इतना पावरफुल बंदा यहाँ पे आ रखा है ना तो फिर हम लोगों के लिए फाइट करे कोई मतलब नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे बिड करके सिर्फ अपनी बेइज्जती करा रहे और कुछ भी नहीं। टीना बोल रही होती है, लियो यांग चलो यहाँ चलते हैं। प्रेसिडेंट मो बोल रही होती है, यंग मास्टर को कांग्रेचुलेशंस, इस सूटकेस के अंदर ना हम लोगों ने उस स्वॉर्ड को मार्शल आर्ट टेक्निक को रख दिया है। जियासु बोल रहा होता है, मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस 7 स्ट्राइक के बारे में ना बहुत ही कम पता है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हो प्रेसिडेंट सू? प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, मेरी बातों को ना गौर से सुनेगा, जैसा कि इसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 7 स्ट्राइक, ये ना एक ऐसी टेक्निक है जो कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इसकी पहली 3 स्ट्राइक्स है ना वो बहुत ही नॉर्मल पावर को होल्ड करती है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं 4th स्ट्राइक की ना तो वो 3rd स्ट्राइक से बहुत ही पावरफुल है, और यही चीज आगे के ना हर एक स्ट्राइक के साथ में है। जब आप 7 स्ट्राइक पे पहुंचोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ में आप सारे स्ट्राइक की पावर को कंबाइन कर पाओगे, तब जाके ये टेक्निक ना जुआन लेवल के मिड ग्रेड में पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि इस टेक्निक को सीखने में ना आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही स्ट्रेन पड़ेगा, अगर आपने इसको सीधे टाइम थोड़ी सी भी गलती कर दी ना तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ जाए और आप बहुत ही हैवीली इंजर्ड हो जाओ। वो कल्टिवेटर जो कि ट्रू की रियलम पे है ना वो भी इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाते, और यंग मास्टर आपको पता है मैं ना आपको कुछ भी होते हुए नहीं दे सकती। जियासु सोच रहा होता है, लड़की ना बहुत ही चालाक है, लेकिन ना मुझे लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि मैं पहले लड़की के पीछे भागा और लड़की पार के पीछे भागी, अगर मैं पार के पीछे भागा होता तो लड़कियां मेरे पीछे भागती, इसी वजह से अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पार के पीछे भागूंगा और लड़कियों को ना अपने पीछे भगाऊंगा। फिर प्रेसिडेंट सू को साइड करते हुए जियासु बोल रहा होता है, कंसर्न के लिए शुक्रिया, मेरे पास में कुछ काम था इसी वजह से मैं चलता हूँ। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, सच में ये बंदा ना बहुत ही अजीब है, लाइफ में पहली बार ना कोई लड़का मुझसे इतना दूर रह रहा है। सीन चेंज होता हमें काली पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है। अपनी पावर को टेस्ट करते हुए जियासु बोल रहा होता है, मैंने पूरे 1 दिन तक फास्ट एंड फ्यूरियस को ट्राई किया है
और अब जाके मैं इसके 4th स्ट्राइक को सिखाऊं। वैसे अब जाके ना मुझे घर पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कल ही युआनजियान सेट का कंपटीशन है और कल का दिन मेरे लिए ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मुझे कुछ गद्दारों को फेस करना है और सबसे बड़ी बात, मुझे उन लोगों की रियलिटी को सामने लेके आना है। मैं ना उन बेवकूफ हीरोज की तरह नहीं हूँ जो कि अपना रिवेंज लेने में टाइम लेगा। उन लोगों ने गलती करी है और इसकी सजा ना उन लोगों को जल्दी ही मिलेगी। थोड़ी देर बाद में जो जियासु होता है वो अपने कोर्टयार्ड में वापस आ गया होता है। रोते हुए रूहुआ बोल रही होती है, यंग मास्टर आपको पता है मैं ना आपको पूरी रात नहीं ढूंढ पाई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं रात भर कितनी परेशान रही हूँ। जियासु बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ना एक बार हेल के दरवाजे से वापस लौट चुका हूँ, अब मुझे वापस कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैंने लास्ट नाइट तुम्हारे पास में किसी को बोल के मैसेज भिजवाया था, क्या तुम्हारे पास में वो मैसेज पहुंचा कि नहीं? रूहुआ बोल रही होती है, हाँ यंग मास्टर, आपने मुझे जितने भी मटेरियल खरीदने के लिए बोले थे ना, मैंने वो सारे के सारे खरीद लिए हैं। इस बैग के अंदर 300 की कंडेंसिंग पिल्स है और ये सारी की सारी ही ना फाइनेस्ट क्वालिटी की पिल्स है। जियासु बोल रहा होता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं ना अब एक दिन के लिए साइक्लोजर में जा रहा हूँ, तुम ना मेरे कमरे के बाहर ही रहना और किसी को भी ना मुझे डिस्टर्ब मत करने देना। आगे जियासु अपने कमरे के अंदर आ गया होता है। स्वॉर्ड को देखते हुए जियासु बोल रहा होता है, इसका नाम है ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड। अभी तक में ना ये पहला आइटम है जो कि मेरे क्यूओस टावर के पावर को ना मैच कर पा रहा है। मैं इस चीज की गारंटी कर सकता हूँ कि ये चीज ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली। तभी जो ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड होती है वो चमकने लगती है और वो जियासु के क्यूओस टावर में चली जाती है। जियासु सोच रहा होता है, यहाँ पे जो टावर का फॉर्मेशन है ना, ये स्वॉर्ड तो उसके बिल्कुल बीचों बीच चली गई है, चलो एक बार ट्राई करता हूँ इसको निकालने के लिए। लेकिन जैसे जियासु अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसका हाथ जल जाता है। जियासु सोच रहा होता है, मैं अपनी करंट एबिलिटी के साथ में ना वहाँ तक जा सकता जहाँ पे ये स्वॉर्ड रखी गई है। इसका मतलब क्यूओस टावर मुझे बता रहा है कि अभी स्वॉर्ड को चलाने के ना मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। सच में ये टावर तो बहुत ही डोमिनेंट निकला। मेरे स्वॉर्ड को चुराने से पहले ना इसने मुझसे एक बार परमिशन तक नहीं ली। मुझे लगा था कि मैं इस स्वॉर्ड को ना युआनजियान सेट के कंपटीशन में यूज करूंगा, लेकिन अब तो टावर ने मुझसे स्वॉर्ड ले ली। टावर, अगर तूने मुझसे इतना सब कुछ लिया है ना, तो इसके बदले मुझे कुछ तो दो। तभी जियासु के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है। जियासु सोच रहा होता है, मेरे को तो अलग ही लेवल की एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है ना कि मेरी बॉडी के अंदर प्योर की दौड़ रही है और शायद से इस एनर्जी का यूज करते हुए ना मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन को भी खोल सकता हूँ। पर सिर्फ इतनी एनर्जी ही ना काफी नहीं होगी, मेरे को और भी रिसोर्सेज की जरूरत है। वैसे अगर देखा है तो जो ये स्वॉर्ड थी ना, ये बाहर थी और टावर ने इसको अंदर खींच लिया। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं बाहर की चीजों को टावर के अंदर लेके आ सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मेरी कंडेंसिंग पिल मिल गई ना, तो फिर मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। थोड़ी देर तक कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में जियासु के हाथ में कंडेंसिंग पिल आ गई होती है और फिर वो उस पिल को खाते हुए वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। 1 घंटे बाद में हम देखते हैं जियासु ने अपने 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन में से 7 को अनब्लॉक कर दिया होता है। लेटते हुए जियासु बोल रहा होता है, फाइनली मैंने 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन को ना ओपन कर दिया। अब ना सिर्फ और सिर्फ एक ही वाकई इसको खोला ना सबसे हार्ड होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, आखिरी मेडिसिन का नाम है द लाइफ एंड डेथ मेडिसिन, जो कि किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ना एक आयरन वॉल की तरह है। लैंड ऑफ गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर ना बहुत ही गिने चुने ऐसे वॉरियर्स होंगे जो कि शायद से इसको पार कर पाए होंगे और जितने भी लोगों ने इसको क्लियर किया है ना, वो हिस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े नाम है। जियासु बोल रहा होता है, मेरे को तो खड़े होने में भी ना काफी थकान फील हो रही है, पर चाहे जो भी हो जाए मैं इस लाइफ एंड डेथ मेडिसिन को ना पा के रहूंगा ताकि मैं अपने ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड को ना फिर से हासिल कर पाऊँ। और रही बात युआनजियान सेट के कॉम्पिटिशन की, तो उसके लिए तो मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे जीतूंगा भी और अपने दुश्मनों को ना सबक भी सिखाऊंगा। सीन चेंज होता है, हमें तियानसी सिटी के सिटी प्लाजा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे आए हुए बंदे बोल रहे होते युआनजियान सेट का कंपटीशन, जो कि हर एक डिकेड में एक ही बार होता है, आज वो होने वाला है। हर बार युआनजियान सेट ने ऐसे 20 दिसंबर लेता है। देखते हैं कि आखिर इस बार वो कौन बच्चे होंगे जिनको मौका मिलेगा। तभी वहाँ पे यांग युआन और टीना आते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते तो यांग युआन है ना सिटी लॉर्ड का सेकंड सन, सिर्फ 17 साल का होने के बावजूद भी अपने ट्रू की रियलम के ना स्टेज पे पहुंच चुका है। सभी लोग जानते हैं कि आज के रिक्रूटमेंट का ना मेन स्टार तो यही बनेगा। यंग मास्टर यान युआन और यंग मिस ल्यूटीना, ये दोनों ही ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तभी स्टेज पे युआनजियान सेट के एल्डर लियाओ आ जाते हैं। एल्डर लियाओ बोल रहे होते जो ट्रायल्स है ना वो स्टार्ट होने वाले हैं, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे के सारे स्टेज पे आ जाओ। जब यांग और टीना स्टेज पे आ ही रहे होते हैं तभी टीना नोटिस करती है जियासु को। यांग युआन बोल रहा होता है, इस कचरे की फिर से हिम्मत हो गई मेरे सामने आने की, लगता है कि लास्ट टाइम की पनिशमेंट इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। टीना बोल रही होती है, पता नहीं कौन सा डिमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए ना ये बंदा ठीक हो गया। यांग युआन बोल रहा होता है, इस गधे के लिए ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, अब भले ये कितना ही कल्टीवेट क्यों ना कर ले, लेकिन ये वो नहीं बन सकता जो कि ये हुआ करता था। सभी के सामने काफी एरोगेंट बना था ना कि ये सिटी का नंबर 1 जीनियस है।
अबे क्या बोलेगा कि सिटी का नंबर 1 लूजर है। तभी जियासु के सामने आते हुए लिू यांग बोल रहा होता है, कचरे कहीं के तू अभी भी यहाँ पे खड़ा है। जियासु बोल रहा होता है, लगता है कि तू भूले कि मैंने तेरे साथ में आखिरी बार क्या किया था। मेरे साथ में तू यहाँ पे फिर से खड़ा हो गया, क्या तू अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है। लिू यांग बोल रहा होता है, देखो मैं तो बहुत ही शरीफ घर का बंदा हूँ, इसी वजह से मैं तो फाइट नहीं करूंगा। मैं तो बस यहाँ पे तुमसे ये कह रहा था ना कि तुम इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। यहाँ पे ना साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना तो आपको बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पे होना होगा, पर तुम तो सिर्फ और सिर्फ 6 लेवल पे हो ना। जाओ साइड में जाके ना उन बच्चों के साथ में खड़े हो जाओ, यहाँ पे तुम्हें खड़े होने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एल्डर बोल रहे होते, जो ही बच्चे क्वालिफाइड नहीं है ना वो सारे के सारे नीचे उतर जाओ। एल्डर सोच रहा होता है, अच्छा तो ये बच्चा है जियासु। तभी जियासु अपने नजी को रिलीज करते हुए लिू यांग को पीछे फेंक देता है। टीना बोल रही होती है, फटाफट से मेरे भाई को बचाओ। एल्डर लियाओ सोच रहे होते हैं, आखिर वो लड़का क्या फालतू बातें कर रहा था। इस बच्चे की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पे है, पर आखिर इसने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर 3 लेवल को पार कैसे कर दिया। क्या सच में इतना ग्रेट जीनियस है। जियासु बोल रहा होता है, एल्डर लियाओ क्या मैं क्वालिफाइड हूँ। एल्डर लियाओ बोल रहे होते हैं, हाँ बच्चे तुम आगे बढ़ सकते हो। आप सभी लोग देख सकते हो कि आपके सामने टेस्टिंग स्टोन रखा गया है। आप जब इसके ऊपर हाथ रखोगे ना तो आपको बताया कि आखिर आपके कल्टीवेशन की क्वालिटी कैसी है और आपकी ब्लड लाइन क्या है, यहाँ तक कि ना आपके बारे में हर एक चीज बता देगा। टीना बोल रही होती है, सबसे पहले मैं आऊंगी। जब टीना उसके ऊपर हाथ रखती है तो वो स्टोन बता रहा होता है कि इनका नाम है लिू टीना और ये अभी 16 ईयर्स की है। ये एक भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस को ना एक्टिवेट नहीं कर पाई। इनके पास में प्रोफाउंड ग्रेड की ब्लड लाइन है और ये अभी ट्रू की रिलम के ना फर्स्ट स्टेज पे है। सारे लोग बोल रहे होते हैं, क्या कमाल की ब्लड लाइन है। हमें लगा ही था कि हमारी सिटी की गॉडेस ना बहुत ही कमाल की है। एल्डर लियाओ भी बोल रहे होते हैं, हाँ ये बच्ची ना काफी अच्छा कर सकती है। लिू टीना बोल रही होती है, मानती हूँ जियासु तूने खुद को ना काफी ज्यादा रिकवर कर लिया है और अब तुम बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पे आ चुके हो, लेकिन तुम ना मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही कोई इमारत कितनी ही बड़ी क्यों ना बन जाए लेकिन वो आसमान की बराबरी कभी नहीं कर सकती। वही जो हमारा जियासु होता है वो टीना की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। जब यांग युआन हाथ रखता है तो स्टोन बता रहा होता है, आपका नाम है यांग युआन और आप ना 17 साल के हो। आपकी 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस एक्टिवेट हो चुकी है। आपके पास में अर्थ लेवल की टॉप टायर की ब्लड लाइन है और आप ट्रू की रिलम के ना 6 लेवल पे हो। शॉक्ड होते हुए एल्डर लियाओ बोल रहे होते, ये बंदा तो एक प्रोडिजी है। इसके पास में अर्थ ग्रेड की ब्लड लाइन है, जो कि होना बहुत ही मुश्किल बात होती है। हमारे युआनजियान सेट के अंदर भी ना बहुत ही कम लोगों के पास में ऐसी ब्लड लाइन होगी। चीयर करते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, सभी को पता है कि तियानो सिटी का नंबर 1 जीनियस ना ऐसा ही नहीं हो सकता। युआनजियान सेट में जाने के बाद में भी ना ये नंबर 1 ही बनेगा। फिर जैसे जियासु अपना हाथ स्टोन टेबलेट के ऊपर रखता है ना, वो स्टोन टेबलेट पूरी तरीके से चमकने लगता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सही तरीके से आँख खोल के देख भी नहीं पा रहे। स्टोन बता रहा होता है, आपका नाम है चू जियासु और आप 17 साल के हो। आपने अपनी 7 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस को ना एक्टिवेट कर लिया है। आपकी ब्लड लाइन हेवन ग्रेड की ब्लड लाइन है और अभी आप बॉडी रिफाइनिंग के ना 9th स्टेज पे हो। शॉक्ड होते हुए टीना बोल रही होती है, क्या हेवन ग्रेड की ब्लड लाइन। यान युआन बोल रहा होता है, लेकिन इसकी ब्लड लाइन को तो मैं ले लिया था ना, इसके पास में ब्लड लाइन कैसे हो सकती है। एल्डर लियाओ सोच रहे होते, इसने अपने 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस में से ना 7 क्लियर कर लिया है और कमाल की बात तो ये है ना कि अभी भी ये बच्चा ना अपने बॉडी रिफाइनिंग के 9th स्टेज पे है। इसका मतलब इसके पास में मौका है कि ये बॉडी रिफाइनिंग के ना पिक पे जा सकता है और कल्टीवेशन के लिए लेजेंडरी बॉडी को हासिल कर सकता है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि तियानो सिटी का नंबर 1 जीनियस अपनी पोजीशन को पाने के लिए ना फिर से आगे बढ़ रहा है। जियासु बोल रहा होता है, ये ना पूरे टेस्ट का रिजल्ट फेक है। जब मैंने यहाँ पे हाथ रखा था ना, इससे पहले क्यूओस टावर ने एक एनर्जी को बाहर निकाला था, इसी वजह से ना मेरी ब्लड लाइन को बहुत ही सरप्राइज करके हेवन ग्रेड पे दिखाया गया। असल है मेरे पास में क्यूओस हेवनली एम्परर ब्लड लाइन आ चुकी है और वो किस लेवल पे है इस बारे में ना मैं खुद भी नहीं बता सकता, लेकिन ये तो अच्छा ही हुआ कि टावर ने मेरी ब्लड लाइन को ना सप्रेस कर दिया। अगर सभी को पता चलता ना कि मेरे पास में कौन सी ब्लड लाइन है तो पूरी की पूरी हमारी दाकियन डायनेस्टी ना शॉक्ड हो जाती और किसे पता कि ये चीज मेरे लिए ब्लेसिंग साबित होती या फिर कर्स। जियासु बोल रहा होता है, लिू टीना और यांग युआन, तुम लोगों ने ना मुझे क्रिपल किया था और मेरे से जितनी भी पार हो सकती थी ना तुमने सारी की सारी छीन ली। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे सामने कभी इस लेवल पे खड़ा होऊंगा। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते, खबरें तो हमने भी सुनी थी ना कि चू फैमिली के यंग मास्टर को ना लिू टीना ने घायल किया है। सच में आखिर ये लड़की इतनी घटिया कैसे हो सकती है। और यंग मास्टर जियासु ने इन लोगों के ऊपर एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि इन लोगों ने इनकी कल्टीवेशन छीन ली। टीना घबराते हुए बोल रही होती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ना बदनाम मत करो। जियासु बोल रहा होता है, सभी को पता है कि तुम्हारे पास में ना 3 इनग्रेडिएंट्स है और उसी की वजह से ना हमेशा तुम्हारी बॉडी के ना कोल्ड पोजन बनता रहता था। लगातार 3 साल तक हर महीने मैंने तुम्हें अपना ब्लड एसेंस दिया था ताकि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। इस चक्कर में कल्टीवेशन भी रुक गई। इस कहानी के बारे में तो पूरी सिटी को पता है ना, तुम इससे तो इनकार नहीं कर सकती ना।
लेकिन इसका ये कहानी ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसने मेरे साथ में क्या किया। ये लड़की लियू टीना और यांग युआन ना दोनों के दोनों मेरे पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे थे। जब मैंने इस कुतिया को पूरी तरीके से ठीक कर दिया ना, तो ये और यांग युआन ने मिलकर मेरे ऊपर अटैक किया। पता है इन लोगों ने ना मेरी पावर्स का बंटवारा किया। अभी जो वो यांग युआन अर्थ गिर की ब्लड लाइन के वो फुदक रहा था ना, वो ब्लड लाइन मेरी थी। और इस लुटेना के पास में जितनी भी कल्टीवेशन है ना, वो सारी की सारी मेरी दी हुई है। आप सभी लोग खुद ही दिमाग लगाओ ना कि आखिर जो बंदा बचपन से बीमार था वो कल्टीवेट कैसे कर सकता है। सिर्फ उस कुत्ते को 3 साल तक अपना ब्लड सेंस देने की वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर पाया। लेकिन मुझसे मैं सब कुछ लेने के बावजूद भी इन लोगों का मन नहीं भरा। इन लोगों ने मेरे मेडियंस को तोड़ दिया और मेरे डेंटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ ना कि इस दुनिया में बहुत सारी घटिया लड़कियाँ होंगी, लेकिन इस टीना से घटिया लड़की ना दुनिया में कोई भी नहीं होगी। सच बोलो ना तो अपने पास में जरिया साफ रख लेना, लेकिन ऐसी घटिया लड़की को ना कहीं मत रखना। जियासु की बातों को सुनते हुए लियू टीना घुटनों पे आ गई होती है। यांग युआन बोल रहा होता है, जियासु तुम्हारी फैंटेसी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। टीना ने बस तुम्हारे साथ में ब्रेकअप किया था और तुम उसको बदनाम करने के लिए सब कर रहे हो। एक जेंटलमैन ना कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। जियासु बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पर जेंटलमैन तो तुम ही हो जो कि डिमोनिक कार्ड का यूज करते हुए मेरी ब्लड लाइन को चुरा लेता है। और सिर्फ घटिया काम खुद ही नहीं करता बल्कि इस कुत्ते को भी ना उसका शेयर देता है। भीड़ में खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या डिमोनिक कार्ड का यूज किया गया है। हमारे कंट्री के अंदर ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि कंट्री में जो भी डिमोनिक कार्ड का यूज करेगा ना, उसे और उसकी फैमिली को कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। सिटी और यांग सोच रहे होते अगर जियासु ने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे बेटे की ना रियलिटी सभी के सामने आ जाएगी और मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आगे बढ़ते हुए सिटी बोल रहे होते, कचरा कही कि तुम्हें फालतू बातें कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम एक जीनियस बन गए हो, इसलिए तुम कुछ भी फालतू बातें करोगे। तुम्हारे झूठ के ऊपर ना कोई भरोसा नहीं करेगा। जियासु बोल रहा होता है, सिटी मैं तो एक बच्चा हूँ और मेरे कुछ वर्ड्स ने आपको स्टेज पे आने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने जो गलत काम किया है उसके डर की वजह से आप यहाँ पे आए हो, कि एक बच्चे के मुंह खोलने की वजह से आपकी रियलिटी आपका घटियापन सामने आ जाएगा। वैसे जब बेटा इतना घटिया तो बाप तो घटिया होगा ही ना। आगे बढ़ते हुए यांग युआन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें अपने एक अटैक के साथ में खत्म कर दूंगा। अचानक से किए हुए अटैक की वजह से जियासु भी उस अटैक को नहीं रोक पाता। जियासु सोच रहा होता है, ये कमीना ना सी ट्रांसफॉर्मेशन रिले में पहुंच चुका है, मैं तो इससे भी फाइट नहीं कर सकता। यांग युआन सोच रहा होता है, जियासु बॉडी रिफाइनिंग लेवल के ना सिर्फ और सिर्फ 9th लेवल पे है। मैंने तो इसके ऊपर अटैक किया ताकि मैं इसको मार डालूं, लेकिन मेरे इस अटैक से तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पे यांग जनाई आते हुए बोल रहे होते हैं, बच्चे मेरे को लगा था कि तुम्हारी कहानी ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जियासु बोल रहा होते, पवेलियन मास्टर ज़ेनहाई आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। ज़ेनहाई बोल रहे होते, यंग मास्टर जियासु आप हमारे तलिस्मान पवेलियन के ना एक मेंबर हो और जब कोई मेरे लोगों के साथ में गलत करेगा तो मुझे तो उनकी हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा ना। सिटी लौट गई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे तलिस्मान पवेलियन के मेंबर के ऊपर अटैक करने की। और मेरे बच्चे ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही क्लेम किया ना कि तुम लोगों ने डिमोनिक कार्ड को यूज किया है। अगर ये बात सच है तो तुम सभी लोग मना डिजर्व करते हो, बात तुम लोग को पता है ना। सिटी लॉर्ड यांग बोल रहे होते, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पवेलियन मास्टर ज़ेनहाई आपको ना एक बच्चे की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ज़ेनहाई बोल रहा होता है, चलो ठीक है, मैं ना दोनों साइड की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता। हम ना सिंपली एक टेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि तुम लोग डिमोनिक कार्ड का यूज करते भी हो कि नहीं। अगर तुम लोग डिमोनिक कार्ड को यूज नहीं करते हो ना तो फिर हम लोग जियासु को पनिश करेंगे, और अगर करते हो ना तो फिर अपने पनिशमेंट के लिए भी तैयार हो जाना। सिटी लॉर्ड यांग बोल रहे होते, पवेलियन मास्टर क्या सच में आप हमारी यांग फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हो। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं, मैं और जनाई हम दोनों ही ना सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है। अगर यहाँ पे हम दोनों की फाइट हुई तो हम लोगों में से कौन जीतेगा ये बात कोई भी नहीं बोल सकता। ज़ेनहाई बोल रहे होते, तुम्हारी यांग फैमिली है कहाँ जो कि हमारे पवेलियन के सामने खड़ी होगी। हमारे सिर्फ 4 एल्डर आएंगे ना तो फिर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे और शायद से उन 4 एल्डर का ना बाली बाका नहीं होगा। तुम्हारी पोजीशन की रिस्पेक्ट रखते हुए ना मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, वरना तुम हो ही क्या हमारे सामने। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते, मैं तियान सिटी का ना सिटी लॉर्ड हूँ, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप मुझे मार सकते हो। ज़ेनहाई बोल रहे होते, वैसे मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो कि मैं किसी को भी मारने के लिए चलूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे इस बच्चे ने सच में डिमोनिक कार्ड का यूज किया है ना तो फिर देखना मैं कैसे भगा भगा के मारूंगा, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि ये क्राइम ना बहुत ही बड़ा है। अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए सिटी लॉर्ड बोल रहे होते, अगर हिम्मत है ना तो छुके दिखाओ। वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते, तो ब्लड डिमोनिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ब्लड डिमन सेक्ट ना एक बहुत ही बेकार सेक्ट है जो कि इंसानों को ना गाजर और मूली की तरह काट देता है। हमें कभी नहीं लगा था कि हमारा सिटी लॉर्ड ना इतना गंदा हो सकता है। फिर वहाँ पे सभी लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते, सीनियर ब्रदर ली क्या आप यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए आए हो। सीनियर ब्रदर ली बोल रहे होते, सच में यंग तुम तो एक बहुत ही बड़े कचरे निकले, एक इतना आसान काम दिया था तुम वो भी नहीं कर पाए। जल्दी हमारे सेट की प्लानिंग ना कामयाब हो जाती, मैं अभी तो तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ।
लेकिन तुम्हें बाद में ना अपनी गलतियों के लिए पे करना होगा। घबराते हुए एल्डर लियाओ बोल रहे होते कि जो यांग फैमिली है वो ब्लड डीमन सेक्ट का हिस्सा है। अगर जियासु ने हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया होता ना तो ब्लड डीमन सेक्ट वाले हमारे ऊपर स्नेक अटैक करते और हम लोग को मार डालते। और अगर मेरे सिटी में रहते हुए मेरे सेट के ऊपर अटैक होता ना तो मेरे सारे के सारे लोग मुझे बाहर फेंक देते। यांग जेनहाई बोल रहे होते ओल्डली तुमसे मिले हुए ना सालों बीत गए, अपने एरोगेंस के चक्कर में तुम गलत रास्ते पे चले गए थे और मैं ये प्रे करूंगा कि तुम्हें इस बात का ना रिग्रेट हो। ओल्डली बोल रहे होते जेनहाई मुझे पता है ना कि तुम मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा तो मैं पक्का से मार जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे यांग युआन को टच भी किया ना तो फिर तुम नहीं बचोगे। मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने में बिजी हो जाऊंगा, तब तक मैं ये लोग ना तुम्हारी पूरी की पूरी सिटी को खत्म करके चले जाएंगे। तुम ऐसे अच्छे लोगों को ना इनाम लोगों से फर्क पड़ता है, लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए ना ऐसी वैसी भेड़ बकरी है जिनको हमें काटना है। तो फिर सोच लो कि अपनी सिटी को बचाओगे या फिर एक बंदे को मारोगे। पवेलियन मास्टर सोच रहे होते वो कमीना यांग युआन अगर वो डिमोनिक आर्ट सीखेगा ना तो फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जब तक ये जहर छोटा है ना इसे खत्म कर दिया जाए तो ये बेहतर है, लेकिन अगर मैं इसको मारने के लिए गया ना तो फिर यहाँ पे काफी सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। भले ही मैं फाइट में जीत सकता हूँ लेकिन मैं सभी लोगों को प्रेरित तो नहीं कर पाऊंगा ना, और यहाँ पे जाने जाएगी ना वो बेचारे मासूम लोगों की जाएगी जिन लोगों की तो कोई गलती भी नहीं है। ओल्डली बोल रहे होते आखिर तुम लोग वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से मेरे पास आओ। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हमारी यांग फैमिली की ना रियलिटी सभी के सामने आ चुकी है, मुझे फटाफट से कैसे भी करके अपने बेटे को ना लेके भागना होगा। तभी जो टीना होते वो यांग युआन के पैर पकड़ लेती है। टीना बोल रही होती है बदर मेरे को ना अपने साथ में लेके चलिए, अगर आप मुझे साथ में लेके नहीं गए ना तो फिर वो जियासु मेरे को मार डालेगा। यांग युआन सोच रहा होता है मेरी जान पे आ रखी है और ऐसे में कुछ चाह रही है कि मैं इसको बचा लूं, अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ, सारा का सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तभी यांग युआन को ओल्डली की आवाज आती है कि इस लड़की को ना मत मारना, इस लड़की के पास में ना 3 मेडियंस है और इससे भी खास के दिल के अंदर ना जहर भरा हुआ है। कहते हैं ना कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो वो अच्छा ही पैदा होता है, लेकिन बाद में सोसाइटी उसको अच्छा या बुरा इंसान बनाती है। लेकिन ये लड़की ना पैदा ही बुरी हुई थी। डिमोनिक कल्टीवेशन में ना इसका बहुत ही कमाल का फ्यूचर है। यांग युआन बोल रहा होता है तुम्हें रोने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो तीनों ही वहाँ से उड़ते हुए भाग जाते हैं। एल्डर लियाओ बोल रहे होते हैं सीने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए, अगर आप यहाँ पे बीच में नहीं आए होते ना तो यहाँ पे सारे के सारे लोग मारे गए होते। एल्डर लियाओ बोल रहे होते वापस जाने के बाद में तुम्हारे सेक्ट में जो सेक्ट मास्टर जू है उनको बोलना कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है और वो मेरे फेवर को ना भूले। एल्डर लियाओ सोच रहे होते हमारे सेट के ना जू सरने वाले बंदे की बात कर रहे थे, लेकिन जू सरने से ना सिर्फ एक ही बंदा है जो कि हमारे सेक्ट मास्टर। अगर मैंने इनका मैसेज उन तक पहुंचाया ना तो फिर पक्का से मुझे पनिश किया जाएगा। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है यांग जेनहाई तुम ना भागने में बहुत ही कमाल के हो। हम देते हुए 4th पिक की एल्डर क्यूआन आ गई होती है। एल्डर लियाओ बोल रहे होते 4th पिक की मास्टर मैं ग्रेड करता हूँ। क्यूया बोल रही होती है अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर तुम इतनी तरह से गायब कहाँ थे जेनहाई, सालों बीत गए तुम्हारी एक भी खबर नहीं मिली। मुझे लगा नहीं था कि इतनी छोटी सिटी के अंदर तुम छुपके बैठे होगे, लेकिन ये मत सोचना ना कि तुम बच के निकल सकते हो, चाहे तुम कितना ही दूर क्यों ना भाग जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे क्वेश्चन के आंसर देने ही पड़ेंगे और पास्ट में तुमने जो भी कुछ किया है ना उसका स्कोर तो मैं सेटल करके रहूंगी। एल्डर लियाओ सोच रहे होते हैं आखिर यांग जेनहाई है कौन, ये ब्लड डीमन सेट वालों को भी जानता है और हमारे 4th पिक की मास्टर को भी जानता है। अगर ये बंदा इतना ही पावरफुल और फेमस है तो फिर आखिर ये सिटी के अंदर क्या कर रहा है। एल्डर लियाओ बोल रहे होते पिक मास्टर ब्लड डीमन सेट वाले नए पे अचानक से आ गए थे और उसके बाद में हम लोगों को ना यांग जेनहाई ने बचाया। क्यूयान बोल रही होती है ठीक है मुझे ना इसके बारे में पता है, लंबे बावे लड़के तुम ना मेरे सामने झुको और अब से ना मुझे अपना मास्टर बोलो। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि तुम हमारे ना युआनजिया सेट के 4th पिक के डिसाइपल हो। पीछे मुड़ते हुए जियासु बोल रहा होता है कि आप मेरी बात कर रही हो, वैसे पिक मास्टर क्यूयान आपको लगता है कि आप कुछ रूल्स के खिलाफ जा रही हो। यहाँ पे जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं ना उनको सेट में जाके भी टेस्ट देना होता है और 2 टेस्ट को पास करने के बाद में उनका फ्यूचर डिसाइड होता है। चिढ़ते हुए क्यूयान बोल रही होते मैं इसको चाहूंगी ना उसको लूंगी, तुम्हारे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या फिर तो तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ या फिर मारे जाओ। जियासु सोच रहा होता है ये कैसे 2 ऑप्शन है, इन मास्टर को क्लियरली ये बोलना चाहिए ना कि मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रही है। एल्डर लियाओ सोच रहे होते हैं हमारे युआनजिया सेट के अंदर ना 7 पीक है और उसमें सबसे खतरनाक ना 4th पीक ही है। दिक्कत और किसी में नहीं बल्कि वहाँ के ना पीक मास्टर क्यूआन में है। ये इतनी एरोगेंट है ना कि इनकी एरोगेंस को संभाल ही नहीं पाता। पता नहीं इस बच्चे के साथ में क्या होगा, ये तो इसको आगे से ऑफर कर रही है। क्यूआन बोल रही होती है क्या हुआ लड़के, क्या तुम मेरे सामने नहीं झुकोगे। जियासु बोल रहा होता है हाँ ठीक है। जियासु डिसाइपल को ग्रीट करता है मास्टर। एक टोकन को फेंकते हुए क्यूआन बोल रही होती है बच्चे तुम सेट में जाना और वहाँ पे टेस्ट देने से मना कर देना। अगर कोई भी तुमसे कोई क्वेश्चन करे ना
तो उसको बोल देना कि तुम 4th पीक के डिसाइपल हो। एक बात ध्यान रखना, हमारे पीक का ना सबसे फर्स्ट रूल है कि कभी भी ना एरोगेंस कम नहीं होना चाहिए। सेक्ट लीडर हो या फिर कोई डिसाइपल, अकड़ में बात करना। अगर तुम अपने अकड़ को बरकरार रखोगे ना तो तुम मेरे बहुत ही डिसाइपल हो। आगे जियासु अपने घर पे आ गया होता है। रूहुआ बोल रही होती है, यंग मास्टर क्या मैं आपके साथ में नहीं आ सकती? जियासु बोल रहा होता है, पहले तुम खड़ी हो जाओ, आखिर तुम अपने घुटनों पे क्यों बैठी हो? रूहुआ बोल रही होती है, यंग मास्टर मेरे फादर के जाने के बाद में ना मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। क्या मैं एक सर्वेंट के तौर पे आपके साथ में युआंजिया सेट नहीं चल सकती? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ना कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करूंगी और बहुत ही तरीके से ना बिहेव भी करूंगी। जियासु बोल रहा होता है, मेरी बात को समझो रूहुआ, युआंजियान सेक्ट ना एक बहुत ही बड़ा सेक्ट है। वहाँ पे अगर बहुत सारी चीजें अच्छी है ना तो बहुत सारी चीजें खराब भी है। मुझे पता नहीं है ना कि कौन से मोड़ पे जाके कौन मेरा दुश्मन बन जाए, और अगर तुम मेरे साथ में रहोगे ना तो मेरी वजह से तुम्हें टारगेट किया जाएगा। रूहुआ बोल रही होती है, लेकिन यंग मास्टर अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो आप मुझसे मिलने के लिए आओगे? जियासु बोल रहा होता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ एक बार मैं युआंजिया सेट के अंदर एस्टेब्लिश हो गया ना तो मैं तुम्हें पक्का से लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे लिए ना कुछ करना था। ये ब्लड ड्रॉप ना मेरे 10 दिन की कल्टिवेशन है, ये तुम्हारे पोटेंशियल को ना एनहेंस करने में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तभी वहाँ पे रूहुआ की बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी आ जाती है और इसकी वजह से रूहुआ ना बेहोश भी हो गई होती है। जियासु सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि अपने क्यूस ब्लड लाइन का यूज करते हुए मैं किसी को इतना पावरफुल बना सकता हूँ। सिर्फ एक बूंद ब्लड देने के बाद मेरे शरीर के पास में अर्थ गेट की ब्लड लाइन आ गई। अच्छी बात तो ये है ना कि मेरे ब्लड लाइन के बारे में लोगों को नहीं पता, वरना पता नहीं कहाँ से लोग बोतल भरने के लिए ना यहाँ पे आ जाते। चलो कोई बात नहीं, अब रूह आना आराम से कल्टीवेट कर पाएगी और मुझे भी इसकी टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे जियासु युआंजिया सेट के लिए निकल गया होता है, तभी उसके पास में एक लड़की आती है। वो लड़की बोल रही होती है, यंग मास्टर जियासु मेरा नाम है फुलुंगजी और मैं भी ना तियान सिटी से बिलोंग करती हूँ। जियासु बोल रहा होता है, मिस फू आपको देख के लग रहा है ना कि आप ट्रू की रिलम की ना कल्टीवेटर हो, आपका लेवल तो मुझसे काफी हाई है। मिस फू बोल रही होती है, यंग मास्टर जियासु आपने मेरी इतनी तारीफ मत करिए, आप ना मुझे सिर्फ और सिर्फ जू बुला सकते हैं, आपको मुझे मिस बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं कह ही थी ना कि मैं पहली बार अकेले ट्रेवल कर रही हूँ और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो कि मेरे होम टाउन से हो, इसी वजह से मुझे आपके साथ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहने के लिए आई थी कि अगर आपको फ्यूचर में मुझसे कोई भी काम हो तो आप मेरे पास में आ सकते हो। जियासु बोल रहा होता है, हाँ जरूर मैं आऊंगा। जियासु सोच रहा होता है शरीर की कल्टीवेशन ना मुझसे काफी हाई है, लेकिन अगर कैरेक्टर की बात करी जाए ना तो इसका कैरेक्टर बहुत ही वीक है। अगर ये ऐसे ही रहेगी ना तो युआंजिया सेट में काफी सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे। आगे जो उनकी फ्लाइंग शिप होती है वो युआंजिया सेट आ गई होती है। हम देखते अलग अलग अलायंस ऑफ सोसाइटी के लोग उनको बाहर ज्वाइन कराने के लिए बोल रहे होते हैं। जियासु बोल रहा होता है, क्या युआंजिया सेट के अंदर भी और भी अलायंसेस है क्या? जुई बोल रही होती है, इस चीज के बारे में ना मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बताया था। ये जो अलायंसेस होती है ना इनको आउटर सेट के लोग फॉर्म करते हैं, इसके अंदर ना कुछ खास लैंडेड बंदे नहीं होते, इसी वजह से इसके ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे ही भले ही आउटर सेट के बंदे हुए तो क्या हुआ, ये ना सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोगों को ही ज्वाइन करने देते हैं। हम जैसे लोग जो कि बहुत ही छोटे छोटे रीजन से आए हैं ना उनको तो ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तभी जुई के पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम हमारी पवर में सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहोगी? वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी स्मेल ना बहुत ही कमाल की है, अगर तुम हमारे सेट को ज्वाइन करोगी ना तो हमारी बातचीत काफी अच्छी हो सकती है। जुई बोल रही होती है, नहीं मेरे को ज्वाइन नहीं करना। तभी जियासु वहाँ पे उस बंदे के हाथ को झटक देता है। जियासु बोल रहा होता है, सुना ना ये लड़की बोल रही ना कि इसको ज्वाइन नहीं करना, तो फिर आके तुम यहाँ पे फोर्स क्यों कर रहे हो? सोसाइटी का बंदा बोल रहा होता है, बॉडी रिफाइनिंग रिलम के बंदे तू ना अपना मुंह बंद कर ले, तू ऐसे बंदे को ना हमारी सोसाइटी में आने का मौका तक नहीं मिलता। साइड में खड़ा बंदा बोल रहा होता है कि नया डिसेबल कौन है जिसने कि आने के साथ ही हान को प्रोवोक कर दिया। वही खड़ी एक लड़की बोल रही होती है, ये हान ना बहुत ही बेकार इंसान है, सभी लोगों के ऊपर ने अपना डोमिनेंस चलाता है। मैंने सुना है ना कि पर्पल में सोसाइटी की नेक्स्ट जूनियर सिस्टर इसकी वजह से मारी गई, और यहाँ पे इतना एरोगेंट इसी वजह से हो पाता है ना क्योंकि इसके अंकल आउटर सेट के एक एल्डर है। तभी वहाँ पे कुछ चलाते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, चू जियासु कौन है? सारे लड़के बोल रहे होते हैं, गॉडेस यहाँ पे क्या कर रही है? हम देते हुए 4th पीक की जूनियर सिस्टर क्यू लिंजू आ गई होती है। खुश होते हुए आउटर सेट के डिसेबल बोल रहे होते हैं, आज ना हेवंस की हमारे ऊपर काफी ज्यादा कृपा बनी है जो कि आज हम क्यू लिंजू को देख पा रहे हैं। हमारे दिलों की गॉडेस को ना आउटर सेट के सामने आए हुए काफी सारा टाइम हो चुका था। इस सेट के तो आधे बच्चों का यही सपना है ना कि वो क्यू लिंजू को सिर्फ एक बार देख पाए। आखिर वो कौन इसको लेने के लिए पर्सनली गॉडेस आई है? तभी जियासु बोल रहा होता है, मैं हूँ जियासु। हान बोल रहा होता है, क्या इस बंदे को लेने के लिए जूनियर सिस्टर क्यू लिंजू आई है? लेकिन आखिर इस बंदे में ऐसा है क्या? ये तो बस एक बेकार सा बॉडी रिफाइनिंग लेवल का कल्टीवेटर है। क्यू लिंजू बोल रही होती है, कहना पड़ेगा तुम ना बहुत ही हैंडसम हो, इसी वजह से तुम हमारे मास्टर को भी ना इतने पसंद आए।
मेरा नाम है क्यूलिजू और अब से मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ। मैं ना तुम्हें अपने साथ में 4th पीक पे लेके जाने के लिए आई हूँ और वहाँ पे मैं तुम्हारी सारी चीजों को ना अरेंज भी कर दूंगी। जियात्सु बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर एक सेकंड रुकिए। हान तू ना मेरी बातों को कान खोल के सुन ले। जो जूनियर सिस्टर जुई है ना, उनको तुम्हारी सोसाइटी को ज्वाइन नहीं करना, तो इसी वजह से मैं चाहूंगा ना कि तू इनको प्रेशराइज ना करे, वरना ये तेरे और तेरे सोसाइटी के लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जुई बोल रही होती है, हान आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया है? अपने घुटनों पे आते हुए हान बोल रहा होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर जूनियर सिस्टर को हमारे सेट को ज्वाइन नहीं करना था ना, तो फिर मैं इस चीज के लिए इंसिस्ट भी नहीं करूंगा। ठीक है जूनियर ब्रदर, मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, चलो अब हम चलते हैं। जुई सोच रही होती है, मुझे लगा नहीं था ना कि सीनियर ब्रदर इतने कमाल के होंगे। इनके यहाँ पे आने के साथ ही इनको पिक करने के लिए लोग आ रहे हैं। जियात्सु बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर मैंने ना एक बार की पावर को देखा था, आज सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे होना। लिंगजू बोल रही होती है, असल में बात ऐसी है ना, जो बंदे सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदों को मास्टर डिसेबल के तौर पे चूज करती है। और अगर ऐसे में कोई बंदा बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे होकर मास्टर का डिसेबल बन जाए ना, तो इसका मतलब पक्का से उस बंदे में ना कुछ तो खास बात है। आगे वो लोग 4th पीक पे आगे होते हैं। लिंगजू बोल रही होती है, अब से ना ये तुम्हारा घर होगा। जियात्सु बोल रहा होता है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे कमरे को ना ऐसे डेकोरेट किया गया जैसे कि कोई लड़की का कमरा हो। आप लोग को ये बात पता थी ना कि आप लोग का जूनियर बदल आ रहा है, जूनियर सिस्टर नहीं। लिंगजू बोल रही होती है, रियलिटी तो ये है ना कि हमारे पीक में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, तुम्हें छोड़ के बाकी जितने भी लोग है ना वो सारी की सारी लड़कियां है, तो इसी वजह से यहाँ की डेकोरेशन भी लड़कियों के हिसाब से की गई है। जियात्सु शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या सिर्फ मैं अकेला ही लड़का हूँ? लिंगजू बोल रही होती है, बाकी जो हमारी सीनियर सिस्टर्स है ना वो साइक्लोजन में गई हुई है, तुम्हें ना फ्यूचर में पक्का से उन लोगों से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। और वैसे भी सारी की सारी लड़कियां जान के तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होनी चाहिए थी ना। जियात्सु बोल रहा होता है, मास्टर कहाँ है? ट्रेडिशन के हिसाब से ना अभी हमारे मास्टर और डिसाइपल होने की सेरेमनी होनी बाकी है। पहले तो उन्होंने मुझसे जबरदस्ती बुलवा लिया था कि मैं उनका डिसाइपल हूँ। लिंगजू बोल रही होती, अभी हमारे मास्टर ना बाकी सारे एल्डर से फाइट कर रही होंगी ताकि वो टैलेंटेड डिसाइपल को ना रिक्रूट कर सके। सीन चेंज होता है, हमें युआनजियान सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। खुश होते हुए एल्डर बोल रहे होते हैं, फाइनली हमारे युआनजियान सेट को ना एक हवेली लेवल का ब्लड लाइन मिल गया। एल्डर लियाओ बोल रहे होते हैं, सेक्ट मास्टर चू जियात्सु के अंदर ना सिर्फ एक ही खास बात नहीं है, उसके अंदर और भी खास बात है। चू जियात्सु ने अपने 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस में से ना 7 को अनब्लॉक कर लिया है। और कमाल की बात तो ये है कि अभी वो बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे ही है। उस बच्चे के पास में मौका है कि वो लेजेंडरी मास्टर बॉडी को हासिल कर सके। सेक्ट मास्टर क्यों बोल रहे होते हैं, बच्चा ना एक हेवनली प्रोडिजी है जो कि हमारे युआनजियान सेट को ना एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। 3rd पीक के मास्टर टेन यूसांग बोल रहे होते हैं, क्यों अभी तक मैंने 10 साल से ना एक भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया, इस बच्चे को तो हमारे 3rd पीक को ही ज्वाइन करना चाहिए। तभी 2nd पीक के मास्टर जुआनपिंग बोल रहे होते हैं, तुम ना फालतू बातें कर रहे हो, देखो अब तुम आलसी हो, इसी वजह तुमने डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करा और अभी तुम चाह रहे हो कि इतने कमाल के जीनियस को हम तुम्हें दे दे। आखिर तुमने ऐसा भी क्या उखाड़ लिया कि तुम्हें एकदम से इतना कमाल का ब्लड डिसाइपल मिल जाएगा। 5th पीक के मास्टर हावलान बोल रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर्स आप लोग के पास में तो ऑलरेडी इतने कमाल के डिसाइपल्स है, जिसकी वजह से आप लोगों को ना काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और आप लोग के पास में तो टाइम ही नहीं बचता। एक काम करे ना, अपने सर के ऊपर बोझ मत लीजिए, कुछ डिसाइपल हमारे पास बने दीजिए। तभी 7th पीक की मास्टर मियाओयान बोल रही होती है, मेरा तो यही मानना है कि एक हैंडसम डिसाइपल को ना एक ब्यूटीफुल सी मास्टर मिलनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि सेक्ट में ना मुझसे ब्यूटीफुल मास्टर जियात्सु को मिल सकती है। तभी क्यों बोल रहा होता है, आप सभी लोगों ने तो अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन यहाँ पे मेरे को भी कुछ बोलना था। मेरे 1st पीक के पास में भी ना काफी टाइम से कोई भी डिसाइपल नहीं आया, तो फिर क्या जियात्सु को मैं रख लूँ क्या? तभी वहाँ पे ब्रदर क्यू की बातों को सुनकर सभी लोग काफी शॉर्ट हो आते हैं। युआनकिन बोल रहा होता है, ब्रदर क्यू आपको पता है आपके से इंसान को ना दोगला बोलते हैं, हर बार हमेशा ये बोलना कि आपके पास में डिसाइपल कम है, लेकिन यहाँ पे सबसे कमाल के डिसाइपल ना आप ही के पास में है और फिर भी इस बच्चे के लिए आपसे फाइट कर रहे हो। भगवान जितना देता है ना उतने में खुश होना चाहिए, ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। अगर आज ऐसे लालची लोग इस दुनिया में होंगे ना, तो फिर पता नहीं हम लोग का क्या होगा। सेक्ट मास्टर क्यों बोल रहे होते हैं, ब्रदर युआनकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए मुझे इतना घटिया बोल दिया, चलो जब इतना कुछ बोल ही दिया तो ये बच्चा ही मुझे दे दो। युआन क्यों बोल रहा होता है, सेक्ट मास्टर चुप हो जाइए वरना मैं आपकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तभी एल्डर लियाओ बोल रहे होते हैं, पीक मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, अब जो मैं आप लोगों को रिपोर्ट देने वाला हूँ ना, आप सभी लोगों को शॉक कर देगा। जिस जियात्सु के लिए आप लोग फाइट कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी 4th पीक का डिसेबल बन चुका है। तभी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं, ये कब हो गया? यूशान बोल रहा होता है, अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर जो 4th पीक की मास्टर वो इतनी चुप क्यों है। मैं भी सोच रहा था कि आखिर इनका दिल ना इतना कैसे बदल गया, आखिर इतनी शांत कब से हो गई। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि सबसे पहले तो इन्होंने अपनी चाल चल दी थी,
क्यूयान बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर मुझे लग रहा है ना कि आप मुझसे कुछ ज्यादा ही अपसेट हो चुके हो। कैसा रहेगा कि फाइट के साथ में हम सभी लोग सबको सेटल कर ले। यूशान सोच रहा होता है मैं क्यूयान से फाइट नहीं कर सकता। अगर पूरे युआनजियान सेक्ट में स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना, तो फिर सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं जो क्यूयान को हरा सकते हैं। सबसे पहले हमारे सेक्ट के मास्टर सेक्ट मास्टर क्यू और दूसरे हैं 6 पिक के मास्टर सन युआन। तभी जो उनका पूरा सेट होता है उसका वेदर चेंज हो जाता है। बाहर निकलते हुए एल्डर्स बोल रहे होते हैं यहाँ पे कुछ तो हुआ है। सेट मास्टर क्यू बोल रहे होते हैं पूरे सेट का वेदर ना सिर्फ और सिर्फ 4th सेट की वजह से खराब हो रहा है। उठते हुए सारे ब्रदर बोल रहे होते वो तो हमारे सीनियर ब्रदर चैंगसू है ना। हम देखते हैं 6 पिक के मास्टर चैंगसू यूनबाई को। सेट मास्टर बोल रहे होते ब्रदर चैंगसू आखिर 4th पिक पे क्या चल रहा है। चैंगसू बता रहे होते यहाँ पे किसी ने सुप्रीम मार्शल बॉडी को ना अचीव कर लिया है। क्यूयान बोल रही होती है काम पक्का से ना जियासू का होगा। वैसे भी उसकी आखिरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस ही बाकी थी, उसने उसको भी ओपन कर लिया होगा। शॉक्ड होते हैं ब्रदर चैंगसू बोल रहे होते इसका मतलब ये है कि जो डिसाइपल है ये हमारी युआनजिया सेट का डिसाइपल है। सेट मास्टर बोल रहे होते हैं ब्रदर चैंगसू आपके ना सेक्टोरियन से बाहर आते आते यहाँ पे काफी कुछ हो चुका है। जो हमारी 4th सिस्टर है ना, उन्होंने तियान सिटी के अंदर ना बहुत ही कमाल के डिसाइपल को एक्सेप्ट किया था जिसके पास में ना हेवनली ब्लड लाइन है। और इन्होंने उस बच्चे को ना अपना डिसाइपल तभी बना लिया जबकि अभी टेस्ट स्टार्ट ही हुए थे। आपको पता है उसने ना ये सुप्रीम बॉडी खुद ही अचीव करी है। अभी तक तो हमने उसके लिए कुछ भी नहीं करा। क्यूयान बोल रही होती है 6 ब्रदर आपको मेरा डिसाइपल कैसा लगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप डिसाइपल के ना मेरे से आगे मत करना क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा डिसाइपल बन चुका है। तियानसू सिटी के अंदर जो सेरेमनी होती है ना हम लोगों ने परफॉर्म कर ली थी। चैंगसुन बोल रहा होता है अगर सच बोलूं ना तो मैं इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी को मिस करके काफी ज्यादा पछता रहा हूँ। तभी पूरे माउंटेन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। लीडर क्यू बोल रहे होते यहाँ पे ना काफी टाइम बाद में किसी ने इस बॉडी को अचीव किया है। इसी वजह से अर्थ और हेवन दोनों ही अपनी खुशी को शो कर रहे हैं। लेकिन इस बच्चे के बारे में ना बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। चैंगसू बोल रहा होता है कि बाहर के लोगों को पता चल गया ना कि हमारे पास में इतना कमाल का डिसाइपल है तो पक्का से इसको मार डालेंगे। अगर हम लोग को जियासू को बचाना है तो हमें उसकी रियलिटी को सामने आने से रोकना होगा। लीडर क्यू बोल रहे होते 4 लोग मेरे साथ चलो, हम इस पूरे के पूरे फिनोमिना को ना होने से रोकेंगे। 4th सिस्टर अपना माउंटेन प्रोटेक्शन एरो को ना एक्टिवेट करो। हमें कैसे भी करके हेवन से उस ट्रिब्यूलेशन को हटाना होगा ताकि यहाँ पे क्या हुआ था इसके बारे में ना किसी को पता न चले। तभी जो क्यूयान होती है वो प्रोटेक्शन एरो को स्टार्ट कर देती है। वहीं बाकी एल्डर जाकर ट्रिब्यूलेशन से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जियासू को जो कि अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। जैसे ही जियासू की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है पूरे माउंटेन में से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलती है। लीडर क्यू बोल रहे होते लगता है कि सुप्रीम मार्शल बॉडी को अचीव करने की कल्टीवेशन है ना वो खत्म हो चुकी है। इस बच्चे ने यहाँ पे कमाल ही कर दिया। क्यूयान भी बोल रही होती है बच्चा ना अपने दम पे इतना सब कुछ अचीव कर पाया है। अभी यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना ये बिल्कुल भी की पावर नहीं थी, ये प्योरली जियासू की अपनी खुद की स्ट्रेंथ थी जिसको रोकने में 4 एल्डर लग गए। ब्रदर चैंगसू बोल रहे होते जो सुप्रीम मार्शल बॉडी होती है ना वो कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से और इम्प्रूव होती है। अभी तो इस बच्चे के पास में सिर्फ बेसिक मार्शल बॉडी आई है और ये ऑलरेडी इतना पावरफुल बन चुका है। जब इसकी कल्टीवेशन लेवल हमारे तक पहुंचेगी ना तो हम शायद इस बच्चे का ना एक पंच भी सह पाएंगे। क्यूयान बोल रही होती है बदल इस चीज को होने में ना भी काफी लंबा टाइम लगेगा। वैसे भी ये बच्चा ना भी सिर्फ और सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग लेवल के सिर्फ और सिर्फ 9th लेवल पे है। चैंगसू बोल रहा होता है किसे पता कि ये बच्चा कितना टाइम लेगा कल्टीवेट करने में। इस बच्चे का जो टैलेंट है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इस बच्चे को ना बहुत ही एक्स्ट्रा केयर की भी जरूरत है। अगर सब कुछ सही तरीके से होगा ना तो ये बच्चा ना हमारे युआनजिया सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर साबित होगा और ये बच्चा हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा। पर जो हमारी 4th सिस्टर उनको तो काम करना पसंद नहीं है ना, कैसा रहेगा कि वो अपने इस काम को हमको दे दे। क्यूयान बोल रही होती है 6 ब्रदर प्लीज आप लोग ना बाबा ऐसा मत करो। सभी को पता है कि मेरे 4th पिक के पास में ना सिर्फ और सिर्फ 4 डिसाइपल्स है। क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पास में एक बंदा और बढ़ जाएगा तो मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी। और अब मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रही हूँ कि जो भी मुझसे मेरे डिसाइपल को चुराने का ट्राई करेगा ना वो डायरेक्टली आके मुझसे फाइट करेगा। लीडर क्यों बोल रहे होते जबकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। सीन चेंज होता है, हमें युआनजियान सेट के बाहर के जंगलों का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं 2 डिमोनिक कल्टीवेटर युआनजियान सेट के ऊपर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुमने नोटिस किया युआनजियान सेट में ना भी कुछ तो अजीब हुआ था। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है शायद से कोई सेलेस्टियल फैमिला था। मुझे एक सेकंड के लिए ना हेवन और अर्थ की एनर्जी फील हुई थी लेकिन बहुत ही जल्दी ये एनर्जी ना पूरी तरीके से गायब भी हो गई। एक काम करते चलो हम लोग चल के अपने ब्लड डिमन सेट में इस चीज को रिपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद में सेट मास्टर हम लोग को जो भी करने के लिए बोलेंगे ना हम उसी हिसाब से अगला मूव चलेंगे। उन लोगों के वहाँ जाते हुए क्यूआन आ गई होती है।
चैंगसून बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आप क्या सोच रही हो। क्यूयान बोल रही होती है जो मेरा 4th पीक का माउंटेन प्रोटेक्शन एरिया है ना वो कोई खेल बात नहीं है, भले उन लोगों के पास में कितनी ही पावरफुल आइज क्यों ना हो, लेकिन वो लोग पता नहीं कर सकते कि आखिर पे क्या हुआ था। चैंसू बोल रहा होता है मैं होप करता हूँ कि हमारा जियासू ना काफी सही तरीके से रह पाए, क्योंकि अगर मैं सच बोलूँ ना तो इतना पावरफुल होने की वजह से उसके ऊपर ना काफी सारे खतरे भी है। उसके आगे वाली जिंदगी ना बिल्कुल ही पीसफुल तो नहीं होगी। आगे हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जियासू बोल रहा होता है 6 महीने की मेहनत के बाद में आज मैं फाइनली ब्रेक थ्रू करके ट्रू की रिले में पहुंच जाऊंगा। मैं ना ब्रेक थ्रू काफी जल्दी कर लेता, लेकिन मैं इन 6 महीनों के अंदर ना खुद को हील कर रहा था। मैंने पहले एग्रेसिवली ब्रेक थ्रू करने के चक्कर में अपने बॉडी को ना थोड़ा सा इंजर्ड कर लिया था। ऊपर से मैंने अपने सुप्रीम मार्शल आर्ट बॉडी को ना परफेक्ट नहीं किया था। अब मैंने इस चीज को भी ना परफेक्ट कर लिया है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जियासू की एनर्जी की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। जियासू बोल रहा होता है मेरे को लगा नहीं था कि मेरी एनर्जी की वजह से इतना खतरनाक ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि जमीन में भी इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है। मुझे पता था कि ट्रू की रिलम पे जाने की वजह से ना थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, लेकिन इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी जो डेंटियां थी ना वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो चुकी है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी। अब मुझे हर एक रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए ना 100 गुना ज्यादा रिसोर्स चाहिए होंगे, लेकिन इसका फायदा ये है कि जब मैं पावरफुल बनूंगा तो मैं लोगों से 100 गुना ज्यादा पावरफुल बनूंगा। वैसे इस एक्सप्लोजन की वजह से ना मेरे कपड़े भी फट गए। चलो कोई बात नहीं, मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग से ना सेम कपड़े पहन रखे थे, अब मुझे राइटर नए कपड़े देगा। सीन चेंज होता है, हमें युआनजियान सेट के मिशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। जियासू सोच रहा होता है युआनजियान सेट के रिसोर्सेज को लेने के लिए ना हम लोगों को कंट्रीब्यूशन पॉइंट देना होता है, और कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमाने के लिए हम लोग को मिशन हॉल के मिशन करने पड़ते हैं। देखते हैं कि हमें मेरे लिए कोई सुटेबल मिशन है कि नहीं। तभी वहाँ पे जियासू के पीछे जुआ जाती है। जियासू सोच रहा होता है आखिर ये लड़की तो शादी से वॉक कैसे कर लेती है, ये मेरे पीछे भी आ गए और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला। जुई बोल रही होती है कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, आप तो ट्रू की रिलम पे आ गए। वैसे आप इस नए ड्रेस में ना काफी हैंडसम लग रहे हो। तभी वहाँ पे कोई हॉल में आते हुए बोल रहा होता है इस बच्चे में क्या ही खास है, इसको ट्रू की रिलम पे पहुँचने में ना 6 महीने लगे हैं। पता नहीं इसने 4th पीक की मास्टर को ना क्या घुस दी है जिसकी वजह से डायरेक्ट डिसेबल बन गया। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर जी-मैन प्लीज थोड़ा ना हद में रह के बात करो। हम देखते हैं ये दोनों होते हैं सोसाइटी के जी-मैन और वान बोल रही होती है ब्रदर जियासू अपना प्लीज जी-मैन की बातों को ना बुरा मत मानेगा, ये ना थोड़ी सी बड़बोली है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन ये ना आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। जियासू बोल रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको माफ कर देता हूँ। जुई बोल रही होती है सीनियर ब्रदर जियासू आपको पता है मैंने ना हेज सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया है, और ये दोनों ही ना मेरे सोसाइटी की सीनियर सिस्टर्स है। अभी हमारे सिस्टर वान नाइक लेवल 2 का मिशन एक्सेप्ट करके आ रही है। हमारा मिशन है ना कि हमें बार्बेरियन ट्राइब के खून चूसने वाले कीड़े को मारना है। इस कीड़े की जो स्ट्रेंथ है ना वो बिल्कुल किसी 5th लेवल के ट्रू की रिलम के बंदे वाली स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रेंथ है। सीनियर ब्रदर जियासू क्या आप हमको इस मिशन में ज्वाइन करना चाहोगे। जियासू सोच रहा होता है मैंने आज से पहले कोई मिशन नहीं करा, अगर मैं इनके साथ में जाता हूँ ना तो फिर आखिर मिशन कैसे करते हैं और रिवॉर्ड कैसे मिलता है मुझे पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे हान आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर जियासू खून चूसने वाले कीड़े ना बहुत ही खतरनाक होते हैं, आपके करंट कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ना आप उनके लिए उनका नाश्ता हो, ध्यान रखना कहीं वो आपको ना मोमो समझ के खाना जाए। तभी फैन का बोल रहा होता है अच्छा आप हो ब्रदर जियासू, ट्रू की रिलम के फर्स्ट स्टेज पे होने के बावजूद भी आप डायरेक्ट डिसेबल बन चुके हो, लगता है आपने डायरेक्ट डिसेबल बनने के लिए ना बहुत कुछ दिया है। हुआंग की बोल रहा होता है मैं तो अभी ट्रू की रिलम के ना 4th स्टेज पे ही हूँ, और तब जाके ना मैं इन्हें डिसेबल बनाऊं। किसी ने सच ही कहा है ना ये कनेक्शन बहुत ही कमाल की चीज होती है। 4th पीक की मास्टर जो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती वो भी अब लड़कों को एक्सेप्ट करने लगी है। जियासू सोच रहा होता है ये लड़के ना हान के साथ में है, इसका मतलब ये इसकी सोसाइटी के बिगड़े हुए बच्चे हैं जो कि यहाँ पे आके दिक्कत खड़ी करने का ना ट्राई कर रहे हैं। हान बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर वान आप ना खून चूसने वाले कीड़े से फाइट नहीं कर पाओगी, कैसा रहेगा कि आप हमारी सोसाइटी को ज्वाइन कर लो, उसके बाद में हम आपकी हेल्प कर दे। वान सोच रही होती है जो हान है ना ये बहुत ही बुरा इंसान है, इसकी सोसाइटी की ना बहुत सारी जूनियर सिस्टर्स है जिसको इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पता नहीं अगर ये मुझसे ऐसी बातें कर रहा है ना तो इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हान बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर वान अगर आप मेरे को मिशन पे लेके नहीं चलोगे ना तो एल्डर काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। वान सोच रही होती है ये कमीना ना हर जगह अपने अंकल का इन्फ्लुएंस यूज करता है, वैसे अगर देखा है तो मेरे पास में भी ना जियासू है और जी-मैन है, तो ये कमीना ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वान बोल रही होती है ठीक है फिर तुम हमारे साथ में चल सकते हो। आगे वो सभी लोग टीटी फोर्स्ट में आ गए होते हैं। वान बता रही होती है गाँव वालों के हिसाब से वो जो मॉन्स्टर है ना वो टाइगर माउंटेन के ऊपर देखा गया था। जुई बोल रही होती है सीनियर ब्रदर जियासू क्या आपको कुछ अजीब फील हो रहा है क्या। जियासू बोल रहा होता है यहाँ के जो प्लांट्स है ना उसके ऊपर डिमोनिक ऑरा लग चुका है, तुम लोग बोल रहे हो कि जिसे हम फाइट करने वाले वो सिर्फ खून चूसने वाला एक कीड़ा है,
पर मेरे हिसाब से ना वो एक ब्लडी लीच में इन्वॉल्व हो चुका है और इस बार जो हमारी फाइट है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसी वजह से हम लोगों को ना पूरे मैटर को काफी ज्यादा केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जीमैन बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर जियासु आप में तो बहुत ही कम हिम्मत है। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है ना तो आपको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। फैंकाई बोल रहा होता है, हम लोग को जल्दी करना चाहिए और उस मॉन्स्टर को ना मार देना चाहिए। यहाँ पे इस कचरे की बात सुन के ना तुम लोग टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। इस बेवकूफ को यहीं पे छोड़ दो, हम आगे बढ़ते हैं। जुई बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर जियासु मैं आपके साथ में हूँ। अगर इन गधों को फुदकना है ना तो इनको फुदकने दो। जब ये दिक्कतें पड़ेंगे ना तो ये खुद आपके पास में भागते भागते आएंगे। फैंकाई बोल रहा होता है, कमीने बिच तू कहाँ पे है, मैं तेरे को मारने के लिए आया हूँ। तभी उन लोगों के सामने ब्लड लीच आ जाता है। ब्लड लीच बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे को ढूंढ रहे थे। वान बोल रही होती है, ब्रदर जियासु ना बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है, असल में ये तो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियासु और जुई को जो ये जंगल में पीछे छूट गए होते हैं। जियासु बोल रहा होते है, जूनियर सिस्टर ये 2 तालिस्मान है जो कि तुम्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेंगे, तुम यहीं रुको और वेट करो, तुम्हें ना आगे जाने की जरूरत नहीं है। जुई बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर क्या बाकी लोगों की हेल्प करने जा रहे हो। जियासु बोल रहा होता है, अगर सच बोलो ना तो मैं उन लोगों को छोड़ देता, लेकिन इस मिशन में ना मैं शामिल हूँ और मैं अपने नाम को खराब होते हुए नहीं दे सकता। उस मॉन्स्टर का जो ऑरा है ना वो बहुत ही अनयूजुअल है। जो लेवल बताया गया था और जिस लेवल पे ये है ना, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। इससे पहले कि उन सभी गधों की अर्थी उड़ जाए मुझे ना उनके पास में जाना होगा। जुई बोल रही होती है, लेकिन सीनियर बता वो लोग ना आपसे गंदी तरीके से बात कर रहे थे। आपको पता है एहसान फरामोश लोग ना कभी भी एहसान फरामोश ही होते हैं। आप उनके लिए कितना ही कुछ क्यों ना करो लेकिन वो आपका कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इससे अच्छा आप यहीं पे रुक जाओ। जियासु बोल रहा होता है कि मैं सच बोल रहा तो मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि मैं उन सभी के सभी लोगों को अपने सामने मरते हुए देख लूं। और वैसे भी हमें कह सकते हैं ना कि मैं वहाँ पे उस डीमन को मारने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उस डीमन ने ना बेवजह बहुत सारे लोगों को मारा है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लडी लीच को देख के ना सभी लोग काफी घबरा गए होते हैं। फैंकाई बोल रहा होता है, एक फुली ट्रांसफॉर्म डीमन ना एक सी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर जितना ना पावरफुल होता है। हान बोल रहा होता है कि मुझे पहले पता होता ना कि आप इतना पावरफुल डीमन है तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता। जीमैन बोल रही होती है, जियासु ना बिल्कुल सही बोल रहा था, हमें उसकी बात को माननी चाहिए थी, तुम गधों के चक्कर में ना मैंने उसकी बात नहीं मानी। वान बोल रही होती है, अब इन चीजों के ऊपर ना बहस करने का कोई मतलब नहीं है, चलो साथ मिलके ना हम सभी लोग फाइट करते हैं, शायद से हम इस डीमन को रोक ले। डीमन बोल रहा होता है, तुम मुझे रोकोगे। तुम देख सकते हो कि मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ सब कुछ चेंज कर दिया है। पता है तुम लोग ना मेरे फॉर्मेशन में फंसे जा रहे थे और मैं ये चीज देख के ना हंस रहा था। हान बोल रहा होता है, सब कुछ खत्म हो गया, इस लेवल के डिमोनिक फॉर्मेशन से निकलना इम्पॉसिबल है। ब्लड लीच बोल रहा होता है, पिछले कुछ दिनों से ना मैं नॉर्मल इंसानों को खा रहा था, आज मुझे खाने में ना कुछ पावरफुल बॉडीज और कमजोर दिमाग मिलेंगे। तुम देखो कि मैं तुम्हारी बॉडी के ना हर एक चीजों कैसे चूज के बाहर निकालता हूँ। तुम लोग को पता है ना कि मैं एक ब्लडी लीच डीमन हूँ और मैं खून चूसने में कितना एक्सपर्ट हूँ। ये बोलते हुए हुआंग पे अटैक करते उसको मार डालता है। फैंकाई बोल रहा होता है, जूनियर ब्रदर मारे गए। तभी जो वान होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वान के अटैक से ना ब्लडी लीच को कुछ भी नहीं होता। जब ब्लडी लीच वान को मारने ही वाला होता है ना तभी जियासु आते उसके ऊपर अटैक कर देता है। गुस्सा करते हुए ब्लडी लीच बोल रहा होता है, किसने मेरे ऊपर स्नीक अटैक करा, तुम्हारी वजह से मेरे कमर में झटका पड़ गया है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ना कि तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत मिलेगी। जियासु बोल रहा होता है, तुमने वक्त रहते ही ना मेरे अटैक को काफी हद तक डॉज कर लिया, वरना अभी तुम कितनी गंदी मौत मरते ना तुम सोच भी नहीं सकते थे। वान और जीमैन बोल रही होती है, फाइनली ब्रदर जियासु ना यहाँ पे आ गए। जियासु बोल रहा होता है, डिफेंसिव एरे बनाओ, अभी ना ये घायल हो चुका है, अगर तुम लोगों ने एरे बना दिया ना तो फिर से तुम लोग सेफ हो जाओगे। फिर वो सभी लोग एरे बनाने के लिए खड़े हो गए होते हैं। ब्लडी लीच बोल रहा होता है, मानता हूँ कि मैं काफी इंजर्ड हो चुका हूँ और मेरी पावर ना काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे लड़के तुम मेरे को हरा सकते हो, लेकिन ये कीड़े ना मेरे को नहीं हरा सकते। आगे बढ़ते हुए फैंकाई बोल रहा होता है, तुम तो खुद एक कीड़े हो और तुम हमें कीड़े बोल रहे हो, मैं तुमसे ब्रदर हुआंग का रिवेंज लूंगा। लेकिन तभी जो ब्लड लीच होता है वो फैंकाई का हाथ खा जाता है। ब्लडी लीच बोल रहा होता है, लड़के इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ में तुम्हारी हिम्मत कैसे हो पा रही है जो कि तुम आगे बढ़ जा रहे हो। कहते हैं ना कि डीमन से ब्रेन बहुत ही कम होता है, लेकिन तुमको देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास में तो हमसे भी कम दिमाग है। तभी जियासु पीछे से अपने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 स्ट्राइक को ना रेडी कर लेता है और ब्लडी लीच को ना काफी तगड़ा झटका देते हुए उसको पटक देता है। जीमैन बोल रही होती है, ये अटैक ना बहुत ही खतरनाक था, मेरे को तो यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना पावरफुल अटैक ना एक ट्रू किलर का बंदा कर सकता है। फैंकाई सोच रहा होता है, मैं कब से यहाँ पे जियासु की बेइज्जती कर रहा था और मेरे को लग रहा था ना कि मैं जियासु को सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि तो जियासु की ग्रेटनेस थी कि वो हम लोग को छोड़ रहा था। यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के साथ में ही इतने बड़े डीमन को जमीन पे ला दिया है।
फैंग का सोच रहा होता है मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, काश टैलेंट ना मेरे पास में होता तो ये फैंडम भी ना मेरे पास में होती। आखिर जियासू जैसे कमीने के पास में इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। तभी पीएसआई जो ब्लडी लीच होता है और जियासू के ऊपर अटैक कर देता है। हम देते उस अटैक की वजह से जियासू के मुंह से खून भी आ गया होता है। ब्लडी लीच बोल रहा होता है लड़के तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे को इतना इजीली मार लोगे। तुम्हें पता है आधे जो डीमन होते हो मैं नाम सुन के डर जाते हैं। मैं हूँ द फेमस ओइचिमारू, जिसको कि तुम्हारे लिए हराना इम्पॉसिबल है। अब देखोगे तुम ओइचिमारू की ना रियल पावर। ये बोलते हुए जियासू के ऊपर ना काफी खतरनाक अटैक कर देता है और वहाँ पे बहुत ही बड़े ब्लास्ट भी हो गए होते हैं। जीमैन बोल रही होती ये मैं ना अपने आंखों से नहीं देख सकती। तभी शॉक्ड होते और ओइचिमारू बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो मेरा बेस्ट अटैक था। हम जियासू होता है उसके आसपास में एक सिंगल बैरियर बन गया होता है और उसको ना एक खरोच भी नहीं आई होती। जियासू बोल रहा होता है द ग्रेट फेमस ओइचिमारू, तुम कैसे पॉसिबल इतना ही कर सकते हो, तुम में तो बड़ा ही कम दम है। ओइचिमारू बोल रहा होता है मेरा जो अटैक है ना उससे तुम्हें बहुत ही खतरनाक घाव आए थे, तुम्हारे गर्दन तक भी कट लग गया था, तो आखिर तुम जल्दी रिकवर कैसे कर गए। जियासू बोल रहा होता है अगर तुम ओइचिमारू हो ना तो मैं भी कोई नारुतो से कम नहीं हूँ। जब तक उसके पास में कुरामा था ना तब तक वो खुद को हील कर पाता था, और वैसे जब तक मेरे पास में की पावर है मैं खुद को रिजेनरेट कर सकता हूँ। अब देखो इस ओइचिमारू को ना कैसे जियासू मारता है, और ये देखो जियासू वर्जन का ना रासेनगान। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।